स्वागत है आप सभी का बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। मैं अजय सर लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हिंदी में हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए इसमें होता है सबसे पहली चीज क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखिए जब भी इसके अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, सो वन और मोर सब्सटेंस when one or more substance is formed and its properties different from the substance it is made up of। देखिए इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। केमिकल रिएक्शन में दो तीन पदार्थ आपस में मिलेंगे, मिनिमम दो पदार्थ, कम से कम दो पदार्थ, दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं। उनके मिलने से कोई एक पदार्थ बनेगा या एक से ज्यादा पदार्थ बन सकते हैं, और वो जो नए पदार्थ बनेंगे उनकी प्रॉपर्टी, उनका गुणधर्म पहले वालों से अलग होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस है और प्लस ऑक्सीजन गैस है, तो अगर ये दोनों गैस आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या होता है, जल बनता है, वाटर बनता है, जिसका फॉर्मूला H2O होता है। और ये जो जल है ये कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो कहने का मतलब देखो क्या है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बना रहे हैं, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, और जो बन रहा है उसका गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टी पहले वालों से अलग है, क्योंकि ये ऑक्सीजन आग लगाने के लिए, फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जरूरी होता है, पर ये आग बुझाने के काम में आता है। तो इसका गुणधर्म इससे अलग हो गया। तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें एक और आप लिख सकते हैं कि जो आपका नया सब्सटेंस बन रहा है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या हम ये बोल सकते हैं कि जो नया पदार्थ बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे जल बना है, तो ये जो आपका नया पदार्थ है इसको आप वापिस पुराने वाले पदार्थ में नहीं जा सकते, इसको बदल नहीं सकते। इसमें लिखा जा सकता है न्यू सब्सटेंस फॉर्म कैन नॉट बी reversed back into cannot be reversed back into by simple physical method। अब देखिए सिंपल फिजिकल मेथड का मतलब क्या होता है। फिजिकल मतलब होता है भौतिक। जो भी आपका नया पदार्थ बनाया है उसको आप पहले वाले पदार्थ में नहीं जा सकते किसी भौतिक विधि के द्वारा, फिजिकल मेथड के द्वारा। भौतिक विधि या फिजिकल मेथड कौन से होते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन या इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को हम लोग हिंदी में जो है वो बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण या अपकेंद्रीकरण। तो अपकेंद्रीकरण आपका होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, इवेपोरेशन मेथड से आप जो है वो नए पदार्थ जो बना है उसको, उसके जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी उसके घटक है, जिन चीजों से बना है, पहले वाले में आप चेंज नहीं कर सकते उसको। जो बन गया फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से हो सकता है बट फिजिकल से आप नहीं कर सकते, जैसे इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस डेफिनेशन को, स्पेसिफिक कुछ भी आपको लिखना है तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
देखिए जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन कलर, change in state, change in temperature और लास्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो कलर में चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो किसी सब्सटेंस का, किसी पदार्थ का अगर उसमें केमिकल रिएक्शन है, मान लो कि आपके घर में कोई खाना है वो खराब हो जा रहा है तो वो भी केमिकल रिएक्शन है, तो उसके खाने के कलर में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। कई बार कुछ केमिकल रिएक्शन होती है तो वो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो उससे वाटर बन रहा था, जल बन रहा था, जल का फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या है, लिक्विड है, तो गैस से लिक्विड हो गया, तो वो एक चेंजिंग स्टेट है। इसी तरीके से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मतलब किसी दो चीजों को हम मिलाते हैं तो कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, तो उसका तापमान ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो वो चेंज इन टेम्परेचर है, तापमान में परिवर्तन है। बहुत बार आप देखोगे कई ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें आपको कोई गैस दिखेगी। जैसे कि उदाहरण ले, हम एक कोई कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, तो इस फ्लास्क में, इस कंटेनर में अगर हम एक अम्ल रखते हैं जैसे कि H2SO4, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो ये हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस इज आवर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। और इसमें जो है अगर आप छोटे छोटे पीसेस डालते हैं किसके, किसी मेटल के, धातु के, तो कौन सा मेटल है, जैसे जिंक, तो जिंक जो है इसका सिंबल है Zn, तो Zn जो है वो एक मेटल है जिसको हम हिंदी में जस्ता बोलते हैं, तो ये मेटल है, जिंक है, और ये जब इसके साथ अभिक्रिया करता है तो आपको एक गैस मिलेगी यहाँ पे। जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि जिंक जब भी ऐड होगा या रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा, एक मिलता है जिंक सल्फेट, ठीक है जी, और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि इस केमिकल रिएक्शन में आपको एक गैस मिल रही है, और ये कहीं पे अगर गैस मिले, गैस फॉर्म हो रही है, बन रही है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मतलब वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कहीं पे तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कहीं पे भौतिक अवस्था में चेंज हो रहा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया है वहां पे, या फिर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लिख रहे हैं कि रासायनिक, हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है। हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, तो ये हमारा टॉपिक है, हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये सब लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लीजिए आप, डाइजेशन, खाना का पचना या पाचन क्रिया जो हमारे होती है, खाना खाते हैं तो भी जो खाना पच रहा है ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं दूध से दही का बनना, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं रेस्पिरेशन, तो जिसको बोलते हैं श्वसन, जैसे कि हम ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर एक्सहेल करते हैं, तो वहां पे भी हमारा रेस्पिरेशन या केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये कुछ है आपके एग्जांपल्स जहां पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास
रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास किस तरीके से हो रही है। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं आप, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोहे का जंग लगना। ठीक है, लोहे का जंग लगना। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है, आप इसको प्लीज मतलब इफ यू वांट टू नोट यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन नोट इट डाउन। सो दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका, अभी देखिए वर्ड होता है यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो रिएक्टेंट होता है हमारा, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अभिकारक, तो प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्ट को बोला जाता है उत्पाद, हिंदी में रिएक्टेंट हमारा अभिकारक है, प्रोडक्ट उत्पाद है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसे भी थोड़ी देर पहले हम लोग लिख रहे थे कि जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनता है यहाँ पे हमारे पास वाटर बन रहा था। तो ये जो लेफ्ट वाला भाग होता है, जो बाएं साइड वाला भाग है वो होता है अभिकारक, तो जो राइट साइड वाला भाग है वो होता है उत्पाद, वो होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, राइट साइड वाला प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा, और लेफ्ट वाला हमारा अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे होते हैं उत्पाद और अभिकारक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें इंग्लिश में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन is represented by chemical equation। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका रासायनिक समीकरण है, इक्वेशन का मतलब समीकरण, तो जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं या बताते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक तो यूज करते हैं सिंबल, जैसे कि हम हिंदी में इसको बोलते हैं चिन्ह। जो भी आपके एलिमेंट होंगे, जो भी आपके तत्व हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, तो उसके लिए आपको सिंबल यूज करना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन का यहाँ पे H हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया। तो एक तो आप यूज करेंगे सिंबल, और दूसरा आप यूज करेंगे फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, और एक और होता है, आपको इसको याद कर सकते हैं, एक्वस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड का मतलब ऑब्वियसली हिंदी में हम इसको ठोस बोलते हैं, ये हमारा तरल है, ये हमारा गैस है। और ये होता है कि जैसे जहां कहीं भी सॉल्वेंट या विलायक, विलयन, ठीक है, विलय विलायक विलयन बनता है, तो विलायक, विलायक अगर क्या है आपका जल है, वाटर है। ठीक है, अगर विलायक आपका वाटर है, जल है, तो उस केस में हमारा जो है क्या होता है, उस केस में हमारा स्टेट एक्वस हो जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखनी कि केमिकल इक्वेशन में हमारे पास एक तो सिंबल होता है और फिजिकल स्टेट होता है। जैसे कि अगर हम EC की बात करें तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हमने सिंबल लिख दिया, ये हमने फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था लिख दी, ये ऑक्सीजन सिंबल है और इसका भौतिक अवस्था और H2, तो ये हमारा हो गया क्या, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तरल। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, यहाँ 2 लगा लीजिए, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखिए जो आपका बुक में कुछ और भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं, हमें रासायनिक अभिक्रियाएं दी हुई हैं। उदाहरण के लिए सपोज कीजिए आप मैग्नीशियम को लेते हैं, तो
मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और उसको आप जलाते हैं तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होता है। मैग्नीशियम ट्रिपल जो कि मेटल है, धातु है, उसको आप अगर जलाते हैं, बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो होता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है जी, वो गैसियस फॉर्म है। जब इसको जलाइएगा तो जलाने के बाद वो MgO बनता है जो कि सॉलिड स्टेट में है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपने इसको बर्न किया मतलब इसको जलाया, ऑक्सीजन सपोर्टर होता है तो आपका MgO बन गया। तो ये आपका एक संपूर्ण केमिकल इक्वेशन हो गया। एरो बनता है और इसमें आप बैलेंसिंग, देखिए बैलेंसिंग मतलब संतुलित भी करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए हम बताएंगे आगे। ठीक है, बट ये आपका हो गया। वैसे कर सकते हैं आप, देखिए ऑक्सीजन में 2 एटम है, यहाँ एक है, यहाँ आप 2 लगा लेते हैं। लेफ्ट साइड का ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, राइट साइड का ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। मैग्नीशियम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 लगा लीजिएगा तो मैग्नीशियम हो जाएंगे 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है जी, और तो इसका एग्जांपल आपने देखा भी होगा कि बुक में मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का हम लोग एक धातु लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और उसको आप ऐसे जलाते हैं, आग से उसको जलाएंगे, बर्न करेंगे तो ऐसे पाउडर बन के नीचे गिरता है, तो किसी बर्तन में आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये क्या होता है अपने आप में MgO होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंटेनर में, एक बर्तन में इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, ये चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आप पॉज करके जरूर नोट कीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर how to balance a chemical equation, how to balance a chemical equation। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे की जाए। ठीक है, या आप सिंपल कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण है तो उसको आप कैसे संतुलित करेंगे। तो एक एग्जांपल अगर हम लिखें Fe मतलब होता है आयरन, उसको लोहा बोलते हैं। Fe + H2O gives Fe3O4। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस, Fe3O4 एक कंपाउंड है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें सबसे पहले अगर आपको इसका फिजिकल स्टेट लिखना है, इसकी भौतिक अवस्था लिखनी है तो ये सॉलिड है, ठोस है, लिक्विड है, सॉलिड है और ये गैस है। तो देखिए क्या तरीका होता है बैलेंस करने के लिए। लेफ्ट साइड में देखिए सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको बैलेंस करना है तो आप इसको लिखिए Fe + H2O। और एक चीज है ये समझाने के लिए है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि आप इसको ऐसे क्लोज ब्रैकेट में से बंद कर सकते हैं ऐसे, मतलब आप इसके बाहर कोई नंबर लगा सकते हैं, बाहर कोई नंबर ऐड कर सकते हैं, इनके बीच में आप कोई नंबर नहीं ऐड कर सकते, नंबर नहीं लगा सकते। अब जैसे आयरन यहाँ पे 3 एटम है आयरन के, तो यहाँ आप 3 लगा लीजिए, उससे क्या हुआ दोनों तरफ Fe बैलेंस हो गया। अगर आयरन के राइट साइड पे 3 एटम है तो लेफ्ट में भी कितने हो गए 3। फिर ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है, वो 2 है, देखिए ऑक्सीजन ये 4 एटम ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के एटम है तो यहाँ 4 लगा दीजिए बस। ठीक है, तो ऑक्सीजन का दोनों तरफ कितना हो गया 4 एटम हो गया, 4 यहाँ पे ना 4 यहाँ आगे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें आपका कि अब देख रहे हो कि आयरन बैलेंस हो गया 3 और 3, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 4 और 4। अब हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 8 एटम है, 4 × 2 8 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी अगर आप 4 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन के भी जो है कि 8 एटम हो जाएंगे, 4 × 2 = 8। ठीक है, तो तीनों ही चीज बैलेंस होगी, आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया दोनों तरफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया बैलेंसिंग। ठीक है, अब एक टॉपिक और आता है कि हमें बैलेंसिंग क्या की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो देखिए आप हिंदी में इसको समझे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो देखिए इसका एक रीजन है जिसको बोला गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
और इसका मतलब ये होता है, इस लॉ का ये होता है, क्लास 9 में भी था ये, कि आप मास को, द्रव्यमान को ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं। इंग्लिश में अगर इसको समझा जाए तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही इसको मिटा सकते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। और इसीलिए कि जब आप एक किस रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन को, तो लेफ्ट साइड के जो नंबर ऑफ एटम है या परमाणु की संख्या जो बाएं तरफ है, अभिकारक की तरफ है, वो प्रोडक्ट या उत्पाद की तरफ सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट should be equal to number of atoms in product, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बराबर रहेगा, तो अगर एटम बराबर है, परमाणु बराबर है, तो उनका द्रव्यमान भी बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्योंकि परमाणु से ही उनका द्रव्यमान होता है, तो वो दोनों तरफ इक्वल हो गए, द्रव्यमान संरक्षण में। तो आप इसको नोट कीजिए और तो देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये इसके कई टाइप है। अगर हम टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप जो होता है इसको लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास हर बार क्या होगा कि दो या दो से अधिक क्या हो सकते हैं अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट एक ही होगा। देयर विल बी ओनली वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट हर बार एक होगा, ओनली वन प्रोडक्ट, ये चीज हमेशा याद रखना, ओनली वन प्रोडक्ट, या फिर हिंदी में एक उत्पाद होगा, सिर्फ उत्पाद केवल एक होगा। अभिकारक जो है, रिएक्टेंट है, वो दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जितने भी होंगे, पर उत्पाद सिर्फ एक ही होगा, प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना। सेकंड आपके पास है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन में क्या होता है कि रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है, और इतना याद रखिए रिएक्टेंट जो है अभिकारक केवल एक होगा। और उसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं CuCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ठीक है, चूना पत्थर भी कहा जाता है। तो इसको यदि आप ब्रेक करेंगे तो ये अलग अलग पार्ट में बन जाता है। और इसका एक और एग्जांपल ये है, देखिए जो डीकंपोजिशन है ना, इसमें तो पहले याद रखिए कि ओनली वन रिएक्टेंट, केवल एक रिएक्टेंट है, केवल एक अभिकारक है, उत्पाद कितने भी हो सकते हैं, और इसकी तीन टाइप होती है। एक होती है थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, और तीसरा होता है आपका फोटोलिटिक। हिंदी में इसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और दूसरा होता है हमारा वैद्युत
वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशीय। तो इन तीनों में एक एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं, उससे और ज्यादा थोड़ा सा आपको बेटर समझ में आएगा। इस ऊपर वाले भाग को मैं इरेज कर दे रहा हूं। जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है, ऊष्मा से संबंधित है, वो क्या होगा देखिए, CaCO3। पहले वाले का उदाहरण है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, उसको आप हीट करते हैं। इस त्रिभुज या ट्रायंगल का मतलब होता है हीट या ऊष्मा। तो ब्रेक होगा, टूटेगा, CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो ब्रेक हो गया, ऐसा बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आपका एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है कि उसमें हमको बिजली या विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आप सपोज कीजिए आप जल को लेते हैं, वाटर को, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे, विद्युत देंगे, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गया आपका एग्जांपल है। ये तीनों ही डिकम्पोजिशन या वियोजन, और उसमें भी फर्दर उसकी टाइप्स है। नेक्स्ट आपका फोटोलिटिक। तो फोटोलिटिक जो है, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड बोला जाता है इसको। तो प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, मौजूदगी में जब प्रकाश होगा, सनलाइट होगा, तो सिल्वर प्लस क्लोरीन में ये टूट जाएगा। ये सॉलिड है, ये गैस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, प्रकाशीय वियोजन। तो आज के हमारे लेक्चर 1 में आज हम इतना ही करेंगे। बाकी इसके आगे का जो पार्ट है हम लेक्चर 2 में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें क्लास लगाने के लिए। और एक बार फिर से बालाजी कोचिंग तरवाड़ा, जो कि सीवान रोड में है, चिल्ड्रन राइट स्कूल के पास में, की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।